गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों के बीच बहुत समय बाद कोरोना पे बोलने आया हूँ। वैसे तो मैं तंग करता रहता हूँ आप लोगों को, लेकिन आज फिर से कोरोना पे बोलने का वक्त है। और वो वक्त इसलिए आया है क्योंकि 22 और 24 मई के दौरान मैंने जो बात कही थी वीडियो में, अपने अंतिम कोरोना के जो वीडियो बोले थे, उसमें मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की थी। क्योंकि कोरोना काल के दौरान जब मैंने ये सब बातें, मुद्दे उठाने शुरू किए थे और उसमें मोदी जी को भी बड़े प्रेम पूर्वक कुछ गालियां दी थी, तो उस कंडीशन में ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत गालियां मिली थी, भरपूर फ़ोन कर कर के गालियां सुनाई गई थी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़े दिन इनको रेस्ट दे देते हैं, थोड़े दिन अपने कानों को रेस्ट दे देते हैं और फिर बात करेंगे। तो मैंने अंतिम वीडियो बोला था और बताया था कि दिसंबर में फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है, और जब ये लॉकडाउन होगा तो मैं आपसे बातचीत करूंगा। शायद तब तक कुछ आप लोग समझ चुके हो। तो अभी जो है, आप सब जानते हो कि लॉकडाउन की तैयारी चल रही है, लेकिन क्या लॉकडाउन होगा, नहीं होगा, वैक्सीन आएगी, नहीं आएगी, इस पे कुछ सवाल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे दिखता है, तो मैं उसकी बात करूंगा। पहली बात तो, मैं अपनी बात कहने से पहले पूरी आप लोगों को एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कोरोना पे बैठ के बात करने के लिए नहीं आया हूँ। कोरोना हमारे लिए मुद्दा नहीं, कम से कम मेरे लिए नहीं, और आप सबके लिए भी कोरोना मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा है सिर्फ एक, और वो है फ्रीडम, वो है फ्यूचर, वो है हमारा आज़ादी से जीना। तो जो स्थितियां बन रही हैं वो असल में हमारी आज़ादी छीन लेने वाली हैं, और आज़ादी छीन लेने वाली स्थितियां हैं, इसलिए हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। और आज़ादी छीनने का जो हथियार है वो कोरोना है। मैं अपने पुराने वीडियो में सब कुछ कह चुका हूं कि वो कौन लोग हैं, कैसी साजिशें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। लेकिन अब जो होने जा रहा है, राइट नाउ जो होने जा रहा है, वो क्या खेल है, उसको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होने जा रहा है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन से एक कम भी नहीं होने जा रहा है। देखिए, पिछली बार आप लोगों को 3-4 महीने घरों में रख के याद दिलाया गया कि एक कोरोना नाम की चीज है, लेकिन उस कोरोना नाम की चीज को आप लोग मानने को राजी नहीं हो, और वो चाहते हैं तुम मान लो। तो तुम मानोगे कैसे? तुम मानोगे ऐसे कि जब शोर मचेगा। अब शोर मचेगा तो तुम मानोगे। तो शोर पहले मचा, फिर थोड़े दिन शांत हुआ, पीठ पीठ में थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहीं। लास्ट टाइम जब मोदी जी आए थे अभी अपना लाइव लेके, तो मैंने उस दिन कहा था कि मोदी जी भूमिका बना के जा रहे हैं, ये लॉकडाउन आगे चल के करेंगे। ये भूमिका बना के उस दिन चले गए थे कि भाइयों और बहनों, कोरोना भी गया नहीं है। तो ये इन्होंने भूमिका बनाई थी। अब कई सारे क्वेश्चंस हैं। पहले कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये कोरोना है भी या नहीं है। हम शॉर्ट में बात करेंगे। शॉर्ट में बात यह है कि अगर हम एक नाम पुकारें मुरलीधर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहूँ नटखट, तो वो भी उनके लिए चला जाता है। मैं कहूँ रणछोड़ दास, तो वो भी कृष्ण को इंगित हो जाता है। तो उसी तरीके से WHO की तरफ से बहुत सारी बीमारियां हैं, 20-22 बीमारियां, जिनको इन्होंने कोरोना का सिम्टम बताया। तो यानी कि आपको खांसी तो कोरोना हो सकता है, आपको बुखार तो कोरोना हो सकता है, आपको गले में खराश तो कोरोना हो सकता है। तो ये कोरोना, उन बीमारियों के बहुत सारे नाम रख दिए गए, बहुत सी बीमारियों को नाम कोरोना चेंज कर दिए गए, तो अब वही बीमारियां कोरोना हो गई हैं, और आप लोग कोरोना मान रहे हो। आप लोगों को कुछ समय पहले यह भी बताया गया था ये खांसने और छींकने और थूकने से फैलता है, यानी कि आप कहीं थूक दोगे तो उसमें से कोरोना का वायरस किसी को लग जाएगा। तो यानी कि थूक में वायरस होता है। आज तक किसी ने प्रश्न नहीं किया कि जब थूक में वायरस होता है तो हमारे गले में 1 फुट की वो क्यों स्ट्रिप डाल देते हो।
हमारे थूक का सैंपल ले लो, आग थू, है ना। मोदी जी मेरा सैंपल लो, आप कटोरा सामने करो, मैं उसमें थूकूंगा, सैंपल ले लो, नहीं लोगे, क्योंकि उस सैंपल से भय नहीं। छोटी जो सुई होती है वो कम डराती है, बड़ी सुई ज्यादा डराती। हमारे एक लड़का बैठा हुआ है, अभी आया है सहारनपुर से, उसको इस बात का डर नहीं है कि कोरोना का टेस्ट होगा, उसको इस बात का डर है कि 1 फुट की वो नाक के अंदर डाली जाती। कोरोना से इतना डरा हुआ नहीं है, वो नाक में 1 फुट जाने से डरा हुआ है। तो उसी प्रकार ये डर के लिए ये चीजें क्रिएट की जाती हैं। अगर रावण बनाना है तो 2 दांत होने चाहिए, वरना रावण कैसा। हमारे 36 दांत हमें नहीं डराते, हमारे 2 बाहर निकले दांत हमें डराते हैं। तो यदि डर बनाना है, अगर भय का व्यापार करना है, तो हमें हर चीज के साथ भय। कोरोना नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें रोना जुड़ा हुआ है। आपके माइंड में पहले से इंफॉर्मेशन है कि रोना बुरा है, रोया दुख के वक्त जाता है, तो उसको कोरोना कर दिया गया, भयंकर हो गया। अगर यह होता का हंसी तो आप डरते, का हंसी नाम होता तो आप डरते नहीं? डरते। अभी आपको हंसी आ रही होगी। तो सच बात तो यह है कि इस तरीके की इन लोगों ने ये पूरे भय के हथियार, टूल्स तैयार किए। एक बहुत बड़ा राक्षस बनाना है तो उसके चारों तरफ, राक्षस जब बनाया जाता है, हमारे यहाँ इस समय फिल्म लाइन के भी लोग बैठे हुए हैं 4-5, तो इनसे पूछो अगर राक्षस बनाना है तो राक्षस के लिए काला कलर, लंबे बाल, लंबे दांत, लंबे नाखून, थोड़ा लंबा चौड़ा शरीर, अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा और अजीब सी हंसी, वाह। तो ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती। तो कोरोना भय है तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब जब कहा जाता है कि भूत है, राक्षस है, तो जब तक हमारे दादा दादी नहीं कहेंगे हम मानेंगे कैसे? क्योंकि दादा दादी की कहानियों से ही राक्षस हमारे दिमाग में आता है। तो इस सिस्टम में कोरोना नाम के राक्षस तो हम तक पहुंचाने वाले कौन हैं? हमारे दादा दादी। WHO, अमेरिका, मोदी जी, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, ये सब दादा दादी हैं हमारे। ये मैं बता रहे हैं कोरोना खतरनाक है, लेकिन इस पूरे देश में कोरोना से सबसे अच्छी फाइट किसने की आपको पता है? पूरे देश में हमारे इतने राज्य हैं और इतने राज्यों में सबसे अच्छी फाइट किस राज्य ने की जिसका नाम अभी तक टीवी स्क्रीन पे नहीं आया? वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने बड़ी अच्छी फाइट की, और वो फाइट करे उसका पीछे रीजन है, वहां ज्यादा इंटेलिजेंसी नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं। बिहार ने कितनी अच्छी फाइट की आपने देखा? एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे लोग, कोरोना नहीं फैलता। एक के ऊपर एक चढ़ जाओ, दिल्ली में सभ्य लोग दूर रहो दूर रहो दूर रहो, कोरोना कोरोना कोरोना, इनको फैल जाता रहा। दूसरी बात तुमने एक और नोटिस की कि इतने दिन बीच में कोरोना नहीं फैला, अभी जैसे जैसे सर्दियां आई वैसे वैसे कोरोना का प्रकोप आ गया। तो यानी कि खांसने छींकने से इसका कोई लेना देना नहीं था। ये सारा व्यापार है डर का। कोरोना के बारे में पहले एक इंफॉर्मेशन दी गई, ये गला चोक कर देता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये वो। तो भाई गला तो हमारा बैठ ही जाता है सर्दियों में। जैसे जैसे सर्दियों में बैठेंगे हमें अपना गला टाइट करने के लिए यहां तक जैकेट पहननी पड़ती है। ये जैकेट क्या करती है? गर्म रखती है, तो गला चोक नहीं करता। अभी ये जैकेट उतार दो, खोल दो, अभी आप कुछ खाओ पियो, गला चोक हो जाए। तो ये सारी चीजें इस माहौल में, और इसी माहौल में इन्हें टेस्टिंग बढ़ानी है। जितनी ज्यादा टेस्टिंग उतनी ज्यादा कोरोना। आपको पता होगा कि एक देश में अभी ऐसी टेस्टिंग की गई थी, उसने पपीते अपीते और फल केले उन्होंने 100 उसके टेस्टिंग किए, उसमें भी 5 केलों को, पपीतों को कोरोना निकल आया। मैं आज कह रहा था 100 चाय के कप रखो और उसमें टेस्टिंग कर लो तो 5 कप कोरोना निकल आएगा। तो जितनी ज्यादा टेस्टिंग उतनी ज्यादा कोरोना के लोग निकलेंगे। तो इसलिए टेस्टिंग ज्यादा करनी नहीं है, लोग डर गए, लोग खुद टेस्टिंग कराने नहीं जाते। आज की तारीख हालत उल्टी हो गई। अमेरिका में उल्टा हाल है। अमेरिका में हाल यह है कि जरा सी भी खांसी आती तो कोरोना टेस्टिंग करा लेते हैं, ये पढ़े लिखे लोग।
ऐसे ही पढ़े लिखे लोग हमारे दिल्ली में भी हैं, इसीलिए दिल्ली में ज़्यादा कोरोना पाया जाता है, क्योंकि वो सेल्फ जाके टेस्टिंग करा लेते हैं। इसीलिए दिल्ली और बंबई से आज तक कोरोना गया नहीं। छोटे शहरों में लोग कराने नहीं जाते, वो हम नहीं जाइए कराने, भैया हम कराई लिए, हमको कोरोना निकल आई, आपने जाइए भैया ठीक है, गुनगुनो पानी पी लियो ठीक हो जाओ। लेकिन अब छोटे शहरों में ये टेस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? अब लोग तो आ नहीं रहे, तो सरकार ने एक नया प्लान किया, हम लोगों तक खुद पहुंच जाएंगे। अब जैसे कि बीमार होते हैं, हिंदुस्तान में 100 करोड़ की आबादी मान लो, 140 नहीं बताएंगे, 40 कहते शर्म आती है, 100 अच्छा है, तो 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों में 10 करोड़ लोगों को बीमारी हो जाती है, खांसी बुखार हो जाता है। 10 करोड़ लोगों में से टेस्ट कराएंगे तो केवल 10 लाख लोग टेस्टिंग निकल के आएंगे। 10 लाख टेस्टिंग निकल के आएंगे तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि 10 लाख में से भी फिर मरे की संख्या बहुत कम दर्शाई जाएगी। तो इन्हें क्या करना है? ज़्यादा टेस्टिंग करनी। अब ज़्यादा टेस्टिंग करने के लिए अभी देखो नियम देखो, कोरोना एक, लड़ने के तरीके अनेक। पहले आता था ना वो गाना, चिड़िया एक, है ना, वो इस तरीके का गाना आता था। फिर वो ऐसे ही हमारे देश में अलग अलग प्रांत के मिनिस्टर अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। कोई प्रांत का मिनिस्टर कहता है हम अपने इलाके में जांच बढ़ाएंगे, कोई कहता है बाहर से आने वाले की जांच बढ़ाएंगे, फिर कोई कहता है संडे को जांच करेंगे, बाकी दिन कोरोना नहीं होता। कोई कहता है लॉकडाउन रात को करेंगे, दिन में लॉकडाउन नहीं करते क्योंकि दिन में कोरोना होता नहीं। फिर शराब की दुकानों पे कोरोना नहीं होता है क्योंकि उससे सरकार को इनकम आती है। आज मैंने देखा टीवी चैनल, थोड़ी देर के लिए देखा, ज़्यादा वक्त आजकल नहीं देख रहा हूं, तो थोड़ी देर के लिए जब मैंने देखा तो मुझे उसमें पता लगा कि यार 30 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी मोदी जी के साथ। उसमें से ममता की तरफ से आवाज उठी कि हमारी जो जीएसटी रोकी गई वो कब देंगे। कोरोना की बात नहीं थी, जीएसटी की बात थी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी को क्या फायदा है कि मोदी जी कोरोना को सपोर्ट करें या मोदी जी कोरोना फैलाएं। किसी भी नेता को 2 फायदों के अलावा तीसरा फायदा नहीं होता। पहला फायदा होता है सत्ता सुख, दूसरा फायदा होता है सत्ता सुख के लिए जो चीजें होती हैं उन पे कंट्रोल। ये भी मजा है। तो मनी मीडिया माफिया, तो कह रहा अब माफिया तो होता नहीं, अब मनी और मीडिया होता है, 2 चीजों पे कंट्रोल। आज के देश के हालातों में सबसे पहले तो इस देश का नेता बनने के लिए तरसते हैं सब। तो अगर एक एग्रीमेंट हो उन लोगों से जिनके हाथ में ईवीएम है, अब ये ईवीएम का मुद्दा अलग आ जाएगा, फिर मेरा अलग वीडियो देख लेना, जो लोग कमेंट करें उन्हें मेरा वीडियो भेज देना, वो लोग देख लें। ईवीएम पे फिर अलग से एक सेशन रखेंगे, पूरा बताऊंगा ईवीएम क्या क्या करता है, कैसे कैसे। तो ईवीएम जिनके हाथ में है वो एक सेटिंग हो सकती है कि सत्ता सुख हम आपको देंगे। सत्ता सुख मिलने के बाद आपको वो काम करने पड़ेंगे जो हम बताएंगे, नहीं तो सत्ता सुख छीन लेंगे। अब सत्ता सुख जब भोग रहे हैं तो आपके नीचे मंत्री, मिनिस्टर और उद्योगपति हैं जिन्होंने फंड लगाया है। आपके बहुत से मिनिस्टर उन्हें पैसा खाना है, वो पैसा खाएंगे कहां से? जो आदमी आज की तारीख में 6 से 8 करोड़ रुपए खर्च करके सांसद बनता हो, क्या वो 5 साल में 100, 200, 500, 600 करोड़ कमाना नहीं चाहेगा? वो कमाएगा कैसे? देखो, अब इंफॉर्मेशन इतनी है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं कमा सकता जब तक वो ज्यादा कोई काम ना कराए। जैसे पहले ये था कि नेता पूरा पैसे खा जाते थे क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। अब हालत यह है कि ऐसे पैसे तो खा नहीं सकते, आपको काम कराना पड़ेगा। मतलब पहले खाने में नमक की जगह पूरा नमक खाते थे, अब यह है कि दाल में नमक खाएंगे लेकिन दाल थोड़ी ज्यादा बनाएंगे। तो यानी कि अगर हम सड़क बनवाएंगे तो उसमें से हमारा 15-20% मिल जाएगा। लेकिन देश के आर्थिक हालातों के कारण देश के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सड़क बनवा सकें। तो ऐसी स्थिति में सड़क बनवाने के लिए, आपकी शिक्षा विभाग को बढ़ाने के लिए, आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मंत्री मिनिस्टर जिसके भी होते हैं, उन सबको काम करने के लिए फंड की जरूरत है और फंड देश के पास है नहीं। तो फंड को लेने के लिए इन लोगों को जाना पड़ता है वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक से लोन लेके आपके देश में विकास हो रहा है, लेकिन असल में वो विकास नेताओं का विकास है कि नेता ज्यादा कमाना चाहते हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने की जल्दी है।
लेकिन वर्ल्ड बैंक तक पहुंचने से पहले बैठा हुआ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ जब तक चिड़िया नहीं बैठा लेगा आपकी फाइल पे कि ये देश हमारा कहना मानता है, तब तक वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा। इसलिए डब्ल्यूएचओ की माननी पड़ेगी हर नेता को। और वर्ल्ड बैंक को क्या फायदा है लोन देने का? तो वर्ल्ड बैंक को सीधा सीधा फायदा है। आज हमारे देश के ऊपर 109 लाख करोड़ रुपए का लोन है। मोदी जी जब आए थे 6 साल पहले तो हमारे देश के ऊपर 49 लाख करोड़ रुपए का लोन था। यानी कि मोदी जी ने लगभग हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है इस देश में विकास करने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मोदी जी ने ये लिया है। और स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट हो गई वो आपको पता है, मैं भी स्मार्ट हो गया हूं। तो ये सारी चीजें इस वजह से नेता इनके दबाव में काम करते हैं। डब्ल्यूएचओ जो है वो बिल्कुल विश्व बैंक का गुंडा होने का काम करता है, एक छोटा सा पार्ट है। अगर फ्यूचर में कभी डब्ल्यूएचओ पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठे तो विश्व बैंक उस पार्ट को थोड़ा हटा देगा कि ये इससे हमारा लेना देना नहीं है, एक नई संस्था बना दी जाएगी, तो विश्व बैंक सेफ रहने वाला है, विश्व बैंक पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। और कोरोना के नाम पे विश्व बैंक आपको लोन दे रहा है, आपको पता है? अगर एक व्यक्ति हमारे यहाँ कोरोना का पाया जाता है तो विश्व बैंक उसके बदले में 3.5 लाख रुपए का लोन देता है। ये आर्थिक सहायता कैसे कहलाई जाती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोन को आर्थिक सहायता कह सकते हैं आप लोग कोई? नहीं। लेकिन ये लोन विश्व बैंक की तरफ से की गई आर्थिक सहायता के रूप में लिखी जाती। तो विश्व बैंक हमें डे बाई डे जो है वो अपने गुलाम बनाता चाह रहा, और उस गुलामी के तहत ये सब चीजें हो रही। अब आप एक कमाल की चीज देखो, वुहान से ये निकला था पिछले साल, वुहान कितना चिल्लाया गया, इस साल तो वुहान में नहीं है, वहां कैसे खत्म हो गया? इस पे मैं पूरा एक अलग वीडियो बोल चुका हूं, वो भी आप सब जाके सुन सकते हैं, ऊपर अभी लिंक दिया जाएगा जिसमें हमारे वो सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप खूब देखो, इत्मीनान से एंटरटेनमेंट करो। अब तो वैसे भी लॉकडाउन का समय है। तो अब आ रहा हूं इस समय के लॉकडाउन से। इस बार का लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। इस बार का लॉकडाउन इस अर्थों में है कि आप सबके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि आप मास्क लगाना सीखो, आप भीड़ से दूर होकर चलना सीखो। और यह सब इसलिए किया जाएगा कि आप लोग भयभीत हो। शहर शहर लॉकडाउन किए जाएंगे, आउटर एरिया, प्रदेश आउटर एरिया लॉकडाउन किए जाएंगे, और इससे इकोनॉमी खराब होती। जैसे घर बैठ के कोई पैसा नहीं कमा सकता, पैसा कमाने के लिए चलना पड़ता है, या कोई तुम्हारे पास आएगा या तुम किसी के पास जाओगे। लेकिन अगर तुम जा नहीं सकते हो, कोई आ नहीं सकता, तो इसका मतलब पैसा नहीं आ सकता। और अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा तुम्हारी कमजोर कर दी जाएगी उतना ही हर व्यक्ति लोन लेगा। हर व्यक्ति जो लोन लेगा तो आपके लोन लेने में बैंकों के ऊपर अगर जोर पड़ता है लोन लेने पे, तो हर बैंक जो कि सरकारी होते हुए भी सरकारी नहीं है, इस पे अलग से बात कर लूंगा, हर बैंक में 95% जो पैसा है वो सरकार को देना पड़ता है, तो वो उन पे लोड पड़ेगा। आप सबकी जेब में नोट रखा होगा, जरा निकाल के देखो, ये भारत सरकार नहीं चलाती है। भारत सरकार सिर्फ एक नोट छापती है, वो 1 रुपए का छापती है, उस पर लिखा होता भारतीय सरकार। भारतीय सरकार 1 का नोट छापती है, बाकी सब भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। तो अभी की स्थिति में यह है कि इस बार का लॉकडाउन आपका अनूठा होगा। आप लॉकडाउन में होगे, अंदर से आपके आजादी की फीलिंग रहेगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि आप लोगों के धंधे पे चोट कर दी जाएगी। उसका परिणाम यह होगा कि आप सब लोग कोरोना टेस्टिंग कराना और अपने चेहरे पे मास्क लगाना ये मस्ट करते चले जाओगे। अब आती है बात कि मास्क लगाने के पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, मास्क क्यों लगवाना है। हिप्नोटिज्म का एक सूत्र है कि यदि कोई तुम्हारी एक बात मानता है तो वो तुम्हारी 100 बात मानेगा। तो ऐसी स्थिति में तुमसे छोटी छोटी बातें मनवाई जाती हैं, थाली पीटो, मोमबत्ती जलाओ और कोरोना का मास्क पहनो, ये मस्ट किया जा रहा है। अब इस मास्क को मस्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको कोई नहीं देख पाता। उस साजिश को समझना बहुत जरूरी है।
आज तक पूरी पृथ्वी पे हिंदुस्तान को 2 बार गुलाम बनाने की कोशिश की गई। पहली बार सिकंदर के द्वारा, जब वो पूरी दुनिया को फतेह कर चुका था, लेकिन यहां पे आके वो हारा। सिकंदर की जो सीमा थी वो यहीं पे आके समाप्त हुई और फिर सिकुड़ गई, पूरी दुनिया से समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा, इंग्लैंड के जो थे, इन्होंने पूरी दुनिया पे अपना कब्जा किया था। हिंदुस्तान में भी कब्जा कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे। अंग्रेजों ने नहीं किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और वो साजिश भी हिंदुस्तान की ही क्रांति के कारण पूरी दुनिया में समाप्त हुई। हिंदुस्तान में आखिर ऐसा क्या है कि ये क्रांतियां हो जाती हैं? हिंदुस्तान में एक ये चीज है, सबसे ज्यादा खूबसूरती और सबसे ज्यादा ताकत, वो है हमारा आपसी भाईचारा, हमारा आपसी प्रेम और परिवार के प्रति हमारा कमिटमेंट। जो हिंदुस्तान में पाया जाता है, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाया जाता। लेकिन अब मैंने देखा, लास्ट टाइम मैं दिल्ली में था और मेरा मास्क नहीं लगा हुआ था, तो मुझे लोग ऐसे देख रहे थे, मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया, ऐसे करके ब्लेम कर रहे थे। और अभी टीवी पे एक ऐड आता है, रोकेंगे हम टोकेंगे, रोकेंगे हम टोकेंगे, इस तरीके का ऐड आ रहा है, रोकेंगे हम टोकेंगे। अभी एक ऐप आने वाला है इनका, हो सकता है जब तक आए तब तक आप लोग गालियां लिख सकते हो, लेकिन जब आएगा तो फिर प्रेम करोगे। तो वो ऐप ऐसा आने वाला है कि हर व्यक्ति की डिजिटल आईडी और सब अब आप जानते हैं। आपको पता है कि इन्होंने अभी आपके चालान काटने हो तो आपके पास अब पैसे भी नहीं भेजते, आपके बैंक से पैसे कट जाते, आपसे पैसे लेने भी नहीं आ रहे, आपसे बैंक से काट लेंगे वो पैसे। चालान तो तुम दोगे, बच रहोगे, क्योंकि अब सब कुछ कनेक्टेड है। तो अभी ये ऐसा करने जा रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालना मस्ट होगा, जैसे कि अभी आरोग्य सेतु ऐप डाला, हो सकता है उसी में ये चीज़ बढ़ा दें कि यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहने आपको दिखता है तो उसका आप फोटो खींचिए, उस व्यक्ति के खाते से 2000 रुपए कट हो जाएंगे, सरकार की आय होगी। अब अगर मास्क नहीं पहने पे 2000 का किसी को चूना लगवाया जा सकता है, तो विश्वास मानो, लाइकिंग से ज्यादा डिसलाइकिंग पे लोगों का जोर होता है। जैसे लोग मुझे लाइक करते हैं, तो जितने लोग लाइक करते हैं उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा मुझे देख के जल के ये सोचते हैं, साला डिसलाइक करने का सूत्र होता तो मैं इसे डिसलाइक करता, लेकिन इसमें है नहीं। तो जब लोगों के हाथ में वो कमांड आ जाएगी तो लोग अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर बैठे ही रहेंगे। इससे आपसी मतभेद पैदा होगा। आपसी मतभेद पैदा होने के साथ साथ आप लोगों का मिल के लड़ने का जज्बा समाप्त हो जाएगा, और मिल के लड़ने का जैसे ही जज्बा समाप्त होगा, आप पे कब्जा करना आसान हो जाएगा। इसलिए आपको मास्क लगवाना है। वो सब बातें बहुत तुच्छ सी हैं कि मास्क से हवा नहीं ले पाते, ये वो। मैं तो कह रहा हूं, आदमी को हर हालत में आदमी जी सकता है। आदमी एक ऐसा कुत्ता प्राणी है जो 3 दिन किसी भी परिस्थिति में रहे और जीना सीख जाएगा। बुरी सी बुरी जगहों पे हिंदुस्तान में लोग जी रहे हैं। आयरन की फैक्ट्री तक में रहने वाला आदमी मस्ती से सांस ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जहां बहुत सांस की कमी हो सकती। तो बात ऐसी है कि मास्क का ये प्रचार तो ये भी करने का एक धंधाबाजी है, लेकिन रियल बात तो ये है कि मास्क के पीछे जिस तरीके का षड्यंत्र है, ये तुम्हें आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है। फिर आती है वैक्सीन की बात। आपको मालूम है, इंसान की एक बहुत अच्छी खूबी है उम्मीद, और इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी भी उम्मीद। जो आदमी उम्मीद में ना हो वो जी नहीं सकता, और जो आदमी उम्मीद में ना हो उसे ठगा नहीं जा सकता। तो ये एक तरफ तुम्हें डर दिखाते हैं, दूसरी तरफ वैक्सीन दिखाते हैं। ये बात भी मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा लिख के रख लो, ये कोरोना भी 7-8 साल तक खेला जाएगा। हर साल नए तरीके की कुछ बातें तुम्हारे सामने आएंगी, क्योंकि कोरोना के नाम पे इन्हें क्या क्या करना है वो अगर आप समझ जाओ तो एकदम नहीं किया जा सकता। कोरोना के नाम पे इन्हें डिजिटलाइजेशन करना है पूरा। आपकी एक एक बात का डिजिटल प्रिंट चाहिए, उसके लिए वैक्सीन का यूज होना है। कोरोना के नाम पे इन लोगों को नोटबंदी करनी है, क्योंकि नोटबंदी कर देने से आप लोग पूरे तरीके से कमर टूट जाएगी
और सरकारों को ये लालच है कि नोटबंदी हो जाने के बाद आपके सब नंबर 1 का पैसा होगा, उन्हें खूब मिलेगा। ठीक है। तीसरा इनको काम ये करना है कि शिक्षा नीति पूरे तरीके से इन लोगों को कर देनी है, जिसमें शिक्षा लेने के लिए आप लोन लें। लोन लेंगे जब शिक्षा लेने के लिए 50-60 लाख रुपए का लोन होगा, क्योंकि आने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत हायर होने वाली हैं, क्योंकि केजरीवाल जैसे भी लोग प्लान कर दिए गए हैं जो कि हायर एजुकेशन के नाम पे आपको 9th तक पढ़ाएंगे, उसके बाद कह देंगे अब अपने आगे जाके पढ़ो। जैसे 9th के बाद सरकार के पास पैसा खत्म हो जाता है, तो 9th के बाद ये तुम्हें कहेंगे लोन लो, फिर हायर एजुकेशन लो, और अगर तुम हायर एजुकेशन लोगे तो फिर आने वाली कंपनियां, जो कि लिमिटेड कंपनियां बचने वाली, केवल पूरे दुनिया में 100-200 कंपनियां रह जाने वाली, और वो 100-200 कंपनियां जब तुम्हें काम देंगी तो एग्रीमेंट करेंगी लाइफ टाइम का, जितने समय चाहे तुमसे काम ले सकती हैं, तुम मना नहीं कर सकते हो उनको, क्योंकि वो तुम्हारा लोन निपटा रही हैं। और उन कंपनियों के साथ कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट्स होंगे कि जिस दिन तुमने उनका काम छोड़ दिया, तुम्हारा लोन जो उन्होंने निपटाया है वो वापस हो जाएगा, यानी कि तुम हमेशा कर्जे में जियोगे। ये भी एक प्लान है कि आप लोन लेके पढ़ना सीखो, बढ़ना सीखो। सब बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लोन लेके हम सब पढ़ेंगे। ये आने वाला है। ये केजरीवाल जैसे तुम्हारे पापा लोग पहले से तैयार हो गए, मोदी के खिलाफ केजरीवाल, राहुल के खिलाफ मोदी, ये सब साले एक ही थाली के हैं, सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैंने सबको गालियां दी हैं। लेकिन स्वामी जी, इस ट्रैप से हम लोग बचें कैसे? बचने की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो इस स्टेप को समझो, क्योंकि कहते हैं कि निकलने का सूत्र तभी पाया जाता है जब गांठ लगने का सूत्र पता हो। गांठ कैसे लगी पहले उसे समझ लो सही से, फिर निकलने के सूत्र पे भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो लोगों को गांठ ही समझ में नहीं आ रही। अभी जब लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि ये दिक्कत है, तो सोल्यूशन की बात कहां करेंगे? जबकि बड़े मजे की बात यह है कि लाखों करोड़ों लोग अब ये जानने लगे हैं कि महामारी है नहीं कुछ भी, ये कोरोना है, कुछ तो फ्रॉड है, कुछ तो गड़बड़ है, ये सब जानने लगे। लेकिन मेरे अभी लाइकिंग फिर भी उतनी नहीं होगी, क्योंकि अपने व्यक्तिगत ईगो भी हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं ये है कि अरे यार जो हो रहा है होने दो। क्योंकि जब बड़े के साथ हो रहा है तो छोटे के साथ भी हो। जैसे हम लोग कहते हैं अमेरिका में भी तो हो ही रहो, अमेरिका में भी तो हो रहा है भाई, तो यहां भी हो रहा है। भाई अमेरिका में कोई ऐसा मत समझना कि ऊपर से आए प्राणी बसते, वहां भी हम जैसे ही बेवकूफ, हम जैसे ही कह रहा हूं, हम जैसे ही बेवकूफ हैं, हमारे तुम्हारे जैसे, और उनको भी वही लोग सब चला रहे हैं। आपकी एजुकेशन सिस्टम ही पूरा उन लोगों का तैयार किया हुआ है। आप वो जो बताते हैं वही आप पढ़ते हो और वही आप मानते हो। मैं अनपढ़ आदमी थोड़ा बच गया इससे। अगर मैं भी पढ़ लिख लिया होता तो आज मैं भी मुंह पे मास्क बांधे आपसे कह रहा होता खबरदार सखा की बिल्कुल नहीं सुनना। कोई होता ना सखा, उसका विरोध कर रहा होता, जैसे अभी कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे होंगे। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। जब आपको प्रॉब्लम का पता हो तो उसके बाद सॉल्यूशन की बात भी करेंगे, क्योंकि अब तो खाली तुम भी खाली हम भी बात भी करते रहेंगे। घर बैठे मेरे वीडियो देखना, मेरी लाइक बढ़ेगी थोड़ा सा ज्यादा, फिर इसके बाद अध्यात्म भी सुनने लगोगे, थोड़ा मुझे समझ पाओगे। लेकिन पहले तो समस्या को समझो। तो ये जो बेसिक बातें मैंने बताई कि ये सब चीजें आपको करने वाले हैं, ये आपको सारा पैसा आपका मार्केट से गायब होने वाला है। 100% जो है डिजिटल करेंसी होगी। आपकी शिक्षा नीति ऐसी कर दी जा रही है, हर आदमी कर्जदार ही पढ़ के निकलेगा और पूरी जिंदगी कर्जदार ही नौकरी करेगा। आपकी पूरी शिक्षा नीति जो है वो केवल नौकरी की है। यहाँ कोई बिजनेस की शिक्षा नीति है नहीं। बिजनेस केवल बनिए के बच्चे ही करते हैं, वो उनको घर में शिक्षा दी जाती है। बिजनेस करने की शिक्षा घर की शिक्षा है। स्कूलों में सब शिक्षा नौकरी की शिक्षा, कैसे अच्छे नौकर पैदा हों। साथ साथ आपकी एक डिजिटल आईडी बनेगी। डिजिटल आईडी बनने के लिए आपके साथ हर चीज़ को लिंक किया जा रहा है, आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है। एक और प्लान होना है कि इंजेक्शन के अंदर जो है वो नैनो पार्टिकल्स हैं। वो नैनो पार्टिकल्स आपके शरीर की हर चीज़ पे कब्जा कर लेंगे। यहाँ तक कि ये नैनो पार्टिकल्स ये भी तय करेंगे कि ये आदमी कितने साल तक बाप नहीं बन सकता, कितने साल तक स्त्री माँ नहीं बन सकती। इससे बच्चों पे कंट्रोल करेंगे कि कितने बच्चे ज़्यादा पैदा हों, कितने ना हों। साथ साथ ये कंट्रोल करेंगे आपकी इकोनॉमी में गोल्ड पे।
अभी जैसे एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी बता दूँ, इंटरेस्टेड है, बहुत से लोग होंगे उनके पास ब्लैक मनी होगी तो वो समझ लें। आज की तारीख में चलो ब्लैक मनी है और मैं कह रहा हूं कि अभी नोटबंदी होने वाली है, इन्वेस्ट कहां करोगे? कहां इन्वेस्ट करोगे बताओ? गोल्ड पे। और जब गोल्ड बेचने जाओगे वो पैसा कहां से आया, कैसे शो करोगे? बोलो। अगर गोल्ड तुमने ले लिया तो गोल्ड कहां शो करोगे? पूर्वजों का है, ऐसा ऐसा बोल हैं? पूर्वजों का है। पूर्वजों का आप आधा किलो से ज्यादा नहीं दिखा सकते, वो नियम बना दिया गया। वो ब्लैक मनी में ही काउंट होगा। वो पूरा, अरे आप जाओगे किसी सुनार के पास, कहोगे मेरी सोने की ईंट ले लो, वो कहेगा भाई साहब ईंट के बदले में हम आपके करेंसी डालेंगे आपके अकाउंट में। अकाउंट में बिल्कुल। तो वो करेंसी आपके अकाउंट में पड़ेगी, तुरंत एकदम सरकार पूछने आएगी इतना पैसा आया कहां से। फिर आप एक क्राइम में अंदर कर दिए जाओगे। इनकम टैक्स का बड़ा लंबा। तो यानी कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर दूसरी आती है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दोगे। तो भाई ये बताओ, प्रॉपर्टी की तो सबसे पहले पता लग जाता है कि तुमने कौन सी खरीदी, कहां से क्या खरीद रहे हो, सब पता लग जाएगा। फिर इन्वेस्ट कहां करोगे? कैश है ही नहीं, कैश तो हट गया। डिजिटल करेंसी है, हम्म? नंबर्स पे है करेंसी। वही मैं कह रहा हूं, सब नंबर्स में है और नंबर सब सरकार को पता है। फिर आपसे मालूम है, आपको सीए रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का आगे का प्लान है सारे सीए मर जाएंगे। आपसे वो इनकम टैक्स मालूम कैसे लेगी? फिर आप ट्रांजैक्शन करते हो, फला को ट्रांजैक्शन किया, किस लिए किया? ये दान दिया, दान के ट्रांजैक्शन एक कलर बना दिया जाएगा, सरकार के खाते में वो कलर में दान आएगा। आप कहोगे किसी से कुछ परचेज किया तो परचेज का एक कलर होगा, ब्लू कलर। आप कहोगे किसी से हमने रिश्वत ली, उसका रेड कलर। कहने का मतलब ये कलर्स होंगे, मनी के कलर्स हैं, और उन कलर्स के हिसाब से ऑटो सर्च में सब कुछ जाके पता लग जाएगा किस व्यक्ति का कितना टैक्स हुआ, और सरकार आपसे मांगने नहीं आएगी, वो आपके बैंक से काट लेगी। वो आपके बैंक से ही काट लेगी, मांगने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में पूरी दुनिया से गोल्ड गायब हो जाएगा। पूरी दुनिया से गोल्ड गायब हो जाएगा। गोल्ड जाएगा कहां? गोल्ड का होगा क्या? सैटेलाइट। वो तो जो मैं तुम्हें भी बता रहा था वो दूसरी बात है। पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी जिसके पास होगी वही राज्य करेगा, और सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी अगर चाहिए तो उसमें गोल्ड का यूज करना पड़ेगा। आज आप जो मोबाइल बनाते हैं वो 5-6 साल बाद समाप्त हो जाता है। आप जो मोबाइल बनाते हैं उसमें जीबी की भी लिमिट होती है, रैम की भी लिमिट होती है, सब चीज़ों की लिमिट होती है। लेकिन अगर पूरे गोल्ड का मोबाइल बना दिया जाए और पूरे गोल्ड की उसमें प्लेटें हों तो ना जीबी की लिमिट बचती है ना ही रैम की लिमिट बचती है। अनलिमिटेड रैम, अनलिमिटेड जीबी, क्योंकि सबसे अच्छी धातु वही है। तो बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए आपका गोल्ड का यूज होगा, और बेहतर टेक्नोलॉजी जिसके पास होगी वो तुम पे राज्य करेंगे, तुम पे शासन करेंगे। और पूरी दुनिया का गोल्ड इस समय कहां जा रहा है इसके संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं करता। मैं आज एक नई इंफॉर्मेशन देता हूं, थोड़ा रिसर्च करिएगा। हमारे दुनिया में इस समय अंतरिक्ष में 60,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। ये इतनी सारी सैटेलाइट छोड़ी किसने और क्यों छोड़ी, ये क्वेश्चन करता हूं आज। एक क्वेश्चन, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन आए हैं उनके जवाब दूंगा, फिर नमस्ते प्रणाम करूंगा, मैं दारू पीऊंगा, सेक्स करूंगा, सो जाऊंगा। तुम लोग चूतियों की तरह अपना सब काम करते रहो, क्योंकि तुम्हें चिंता है नहीं देश की। मैं जो बात बोल रहा हूं, इस बात को बोलने के पीछे आपको, जो आप इतनी देर से सुस्त होने लगे होगे ना, तो ऐसे करके क्या बोला, इसलिए बोला ये बात। तो ये जो चीजें हैं, जैसी सेक्स का नाम आता आंखें ऐसे हो जाती हैं। तो आप थोड़ा गौर से सुनो। तो बात यह है कि सैटेलाइट 60,000 है। अगर 200 देश मान लें और हर 200 देश की 500 सैटेलाइट मान लें तो 10,000 सैटेलाइट होनी चाहिए थी। 60,000 सैटेलाइट क्या कर रही हैं अंतरिक्ष में? मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के जो लोग, जिनका नाम मैं ले चुका हूं, जिनको मैं भगवान जी बोलता हूं अर्थव्यवस्था का, वो लोग अपने गोल्ड को सैटेलाइट के रूप में अंतरिक्ष में प्लांट करें। वो तिजोरी बनाने की जरूरत नहीं, तिजोरी तुम लूट सकते हो।
एक दिन कोई क्रांति हो गई तो उनको कोई जाके पकड़ सकता है। और ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि उन लोगों के रहने का ठिकाना केवल यहां नहीं है, चंद्रमा पे भी है। वो चंद्रमा पे भी रहते हैं। इसीलिए चंद्रमा पे ऐसा क्या था कि आज तक 50-60 साल पहले एक व्यक्ति गया था और उसके बाद आज तक किसी देश ने अपना कोई इंसान नहीं भेजा चंद्रमा पे? कौन सा सोर्स था? सोचने की बात है कि चांद पे कुछ भी नहीं है कि वहां आदमी भेजे जाएं। तो ये सैटेलाइट पूरी दुनिया में जो छोड़ी गई हैं, ये गोल्ड छोड़ दिया गया है कि अगर इस पूरी दुनिया में कुछ मूर्ख लोग युद्ध भी कर दें, परमाणु युद्ध भी हो जाए, तो इतनी मेहनत से जो उन्होंने गोल्ड बचाया है वो सेफ रहे। और उनके पास इतना प्लान है कि वो यहाँ से कभी भी बाहर निकल सकते हैं। और ऑलरेडी उनके कुछ लोग रहते हैं चांद पे। मेरी बात थोड़ी सी सटकी हुई लगेगी, लेकिन ये तो 5-6 महीने पहले जब मैंने तुम्हें बोला था लॉकडाउन होगा तो भी सटकी हुई लगी होगी। इस पे थोड़ा चिंतन करना। ये 60,000 सैटेलाइट दुनिया की कितनी कंपनियों ने छोड़ी है, सारी कंपनियों के डाटा ले लो। सारे इंजीनियर, सारे पढ़े लिखे लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं वो इसकी खोज में लग जाएं कि मैक्सिमम कितनी सैटेलाइट्स होनी चाहिए थी अंतरिक्ष में और इतनी कर क्या रही। तो ये चिंतन का विषय। फिलहाल आप थोड़े से आप लोगों के क्वेश्चन है वो लेंगे, आप बोलेंगे। कमल मोंगा का एक प्रश्न है, इस झूठी महामारी को खत्म करने हेतु गुलाम नागरिकों को क्या करना चाहिए? निजी बैंकर्स और उनकी कठपुतलियों के बारे में पता है, समाज को स्थायी विकल्प कैसे मिल सकता है? पहले तो थोड़ा आगे आ जाए, नहीं तो आपकी आवाज इतनी स्वीट है कि यहाँ तक पहुँच नहीं रही होगी। फिलहाल कमल मोंगा जी का कल क्वेश्चन जो आया था उस पर थोड़ी सी बात कहता हूँ। कमल जी, पहली बात तो ये है कि लोगों को ये एहसास दिलाना कि वो गुलाम हैं बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गुलाम बनाए नहीं जा रहे हैं, पैदा होते ही वो गुलामी से जी रहे हैं। जो व्यक्ति पैदा होते ही गुलामी से जी रहा हो और उसके बोर्ड पे लिख दिया गया हो यू आर फ्री, तो उसको ये याद दिलाना बड़ा मुश्किल का खेल है। और ये खेल, सच बात तो ये है कि मैं बड़ा प्रसन्न होता अगर पिछली बार की तरह इस बार भी लॉकडाउन किया जाता, लेकिन जिन्होंने ये प्लान किया है वो बहुत चालू हैं। वो कभी भी इस तरीके की चीज़ दोबारा नहीं करेंगे कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि कुकर ही फट जाए। कुकर चावल उबालता है, लेकिन कभी कभी कोई चावल अगर अटक जाए उस कुकर में तो बाकी के चावलों का फोर्स जो है कुकर तोड़ देते हैं। मैं ये तो कोशिश करता हूं कि मैं किसी तरीके से इनके कुकर में फंस जाऊं कि बाकी के चावलों को याद आए, लेकिन सच बात तो ये है कि बाकी के चावल इतने होशियार हो गए हैं कि अगर मैं इस कुकर में फंसने लगूं तो कुछ भक्त टाइप की प्रजातियां पैदा हो गई हैं, वो उस चावल को उस कुकर के जहां पे पॉइंट है फंसने पे वहां से हटा देंगी। कल परसों तक मेरे पास 2-4 फोन आ जाएंगे गालियों वाले कि तुम साले चुप करो बोलना, मोदी जी इतने प्यारे आदमी कि हमको मुसीबत के वक्त में मंदिर दे दिया दुआ करने के लिए और तुम उनके खिलाफ बोलते हो। मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, असल में तो वो पुरुष है ही नहीं, वो महापुरुष भी नहीं है, वो नापुरुष हैं, वो नापुरुष हैं। और ये गालियां मैं इसलिए देता हूं, सालों मुझे कैद करो, मुझे अरेस्ट करो, मैं तो पंगे लेने के पूरे मूड में हूं, लेकिन नंगा नाच नहीं करूंगा। मैं तो वो करूंगा कि मंदिर गिराऊंगा और अदालत में जाके कहूंगा भाई जी मैंने तो नहीं गिराया। मैं यहाँ पे गालियां दूंगा मोदी जी को, मेरे ऊपर केस करो, मेरे ऊपर मानहानि का सब पर केस करो, बाद में मैं करूँ सॉरी गलती हो गई, और मैं ये वीडियो में बोल दे रहा हूँ, मेरी नोच के दिखा लो तुम। तो बात ऐसी है कि ये भक्त टाइप की प्रजाति भी पहले इसीलिए खड़ी की गई थी कि मेरे जैसे लोगों की टांग खींचेगी, वो कुकर को कभी भी उतने प्रेशर में नहीं भरने देगी। तो अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि इन लोगों को गुलामी की याद आए तो विश्वास मानो, किसी भी गरीब को भोजन मत खिलाना इस लॉकडाउन में, किसी भी व्यक्ति की मदद मत करना इस लॉकडाउन में। पिछली बार मैंने बहुत की, 10 लाख रुपए से ज्यादा मैंने लोगों की हेल्प की पिछले लॉकडाउन में, लेकिन इस बार मैं कसम खाए बैठा हूं किसी साले की मदद नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे बच्चों के पास खाने को ना रहे तो डीएम के
जो ऑफिस होता है उसके बाहर अपने बच्चों पे चाशनी लगा के बैठा दो। जब दिन भर तुम्हारे बच्चों पे मक्खियां भिनभिनाएंगी तो साले शायद सुनने आए। लेकिन मैं मदद नहीं करूंगा, बहुत हो गई। इस बार ये संकल्प ले लो, कोई भी अच्छा इंसान जो किसी गरीब को इस लॉकडाउन में मदद करता है वो उसको गुलाम बने रहने में मदद कर रहा है, ये हमें मान लेना पड़ेगा। मैंने गलती की पिछले साल, इस साल नहीं करूंगा। तुम बर्बाद होते हो, बर्बाद हो जाओ। तुम्हें हथियार उठाना नहीं आता, तुम्हें किसी को पीटना नहीं आता, और निश्चित ही मैं उन सब से कहूंगा कि जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनके बच्चे के पास या उनके पास खाने की कमी आए और हथियार ही उठाना पड़े तो उन लोगों के ऊपर उठाओ जो तुम्हें इस गुलामी के लिए तैयार कर रहे हैं। हथियार उठाने हो तो डॉक्टरों के ऊपर उठाओ जो खुल के बोलते नहीं, जिन्हें सब पता है। हथियार उठाने हैं तो लूट लो उन पुलिस वालों को जो तुमसे जगह जगह बैरियर पर रोक के और तुम्हारे साथ मिसबिहेव करते हैं। हथियार ही उठाने हैं तो नेताओं के घर पे जाके डाका डालो। ये 3 काम करने पड़ेंगे। तो गरीबों को या गुलामों को उनकी याद दिलाने की कि तुम गुलाम हो, उनके ऊपर प्रेशर का बढ़ने देना जरूरी है। और इसमें हम और आप जैसे मदद करते हैं कि वो प्रेशर उतना पहुंचने नहीं देते। मैंने भी पिछली बार दिल पे रो रो के लोगों को पैसे भेजे, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, जो भी कर पाता था करता। ये मैं आज बोल रहा हूं, लेकिन मैं भूल से अपराध हो गया मुझसे, मुझे नहीं करना था और इस बार नहीं करूंगा। मरते हो मर जाओ। अगर तुम्हें तुम्हारी स्थिति का खुद अनुमान नहीं हो रहा और संघर्ष करने की तुम्हें क्षमता नहीं है तो तुम जैसे कीड़ों का मर जाना अच्छा। मेरे ऊपर तो स्थिति जिस दिन आएगी मैं इस परिवार की रक्षा नहीं कर सकूंगा, निश्चित इस परिवार के हर व्यक्ति को मैं लूट करना सिखा दूंगा। जब ये नेता लूट सकते हैं, जब ये डॉक्टर लूट सकते हैं, इन पे दया नहीं आती। तुम कोई जाके बड़ा हॉस्पिटल बताओ जहां गरीबों को फ्री इलाज हो रहा हो, कहीं नहीं। तुम नेताओं को किसी को बताओ जिसने अपनी जेब से किसी को पैसा दिया हो, कहीं नहीं। ये नेता जेब से नहीं देते, ये नेता तुम्हें देंगे वर्ल्ड बैंक से लेके देंगे, उसमें कमीशन मार देंगे। एक आईएएस ऑफिसर थे, पिछली बार मेरी उनसे बात होती थी, जब बंबई के लोग जो थे अपने जाने के लिए बिहार पैदल निकले थे। मैंने पूछा जब ये टीवी पे दिखाया जाता तो दर्द नहीं होता? बोले खुशी होती है। हमने कहा खुशी किस बात की? बोले इन इमोशनल बातों को देख के लाखों लोग अपने घरों का राशन निकाल के गरीबों में बांटना शुरू कर देते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, बिल बना के हम भेज ही देते हैं, सरकार से पैसा आ ही जाता है। वाओ, ये एक आईएएस के शब्द हैं। कौन सी संवेदनशीलता, कौन सी मानवता इन्होंने सीखी है, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप लोग जागो। आप लोग इस बार संकल्प ले लो कि किसी की हेल्प नहीं करोगे, भूखे मरने में किसी की हेल्प नहीं करोगे। हर इंसान को अपने आप अधिकार है लड़ने का। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया होगा तो निश्चित ही उसकी मदद करने वाला उसका परिवार होगा। मुझे भी लोग मदद करते हैं, ऐसी बात मत समझना, लेकिन वो लोग हैं जिनके लिए मैंने कुछ किया। लेकिन कुछ लोग केवल हाथ फैलाते हैं, ऐसे करके करना कुछ नहीं, सिर्फ हाथ फैलाना है, तो उनकी कोई मदद नहीं इस बार। ये कुकर की सीटी थोड़ी सी अंदर के चावल के पके हुए की उनकी याद दिलाने की है कि अब तुम इसमें कैद होने वाले हो, प्रेशर को बढ़ाने की है। इसलिए कमल मोगा जी, आप भी अगर किसी की मदद करते हैं तो ना करें, और कोई भी मदद करता है उसे मना करें, इससे ही याद आएगी। बाकी जंतर मंतर पे बैठ के क्रांति करने से कुछ नहीं होगा। अगला, मानव जाति का भविष्य क्या होगा और भारत देश का भविष्य क्या होगा? क्या कोई चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है या अंधेरे में सब खो जाएगा? कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं। जो लोग चमत्कार की उम्मीद करते हैं वो सब इन लोगों को सहारा दे रहे हैं। समस्या हमारी है, लड़ना हमें पड़ेगा, और लड़ने का तरीका अपने अपने स्तर पे है। तुमसे लाइक नहीं होता यार, बात कर रहे हो,
तुमसे शेयर नहीं होता? तुम 50-100 लोगों तक दिन में सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हो, तो सुबह हैप्पी गुड मॉर्निंग गुलामों ऐसे भेजो। सुबह सुबह याद दिलाओ लोगों को गुलामी की। मुबारक हो, हम सब गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे याद है जब हम 100 करोड़ हुए थे हिंदुस्तान में, उस दिन हमने 3 मित्रों के साथ मिलके, ये घटना है 2000 की, सन 2000 में हम लोग 99 और 2000 के बीच में हम लोग 100 करोड़ हुए थे। उस 100 करोड़ के होते वक्त मैंने बूंदी खरीदी थी। बूंदी जानते हो, जिससे लड्डू बनता है, उसकी बूंदी, और वो भी सूखी वाली। मैंने 1 किलो खरीदी और मैं निकल गया मार्केट में, और एक एक आदमी को रोक के एक बूंदी का टुकड़ा देता था। भैया मुबारक हो, हम 100 करोड़ हुए। लड्डू नहीं खिला सकते, अब इतने ज्यादा हो गए हैं, तो बूंदी खा लो, और वो भी सूखी वाली। मैं तब भी याद दिलाता था। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम लोग सुबह गुड मॉर्निंग गुलामों ये कहना शुरू कर सकते हो। तुम कहते हो कोई चमत्कार की आस, कोई आए, लो आ गया, मैं तुम्हारे सामने हूं, याद दिला रहा हूं तुमको। लेकिन अब तुम्हारा मोबाइल भी लेके उसमें से मैं भी मैसेज करूंगा क्या? मैसेज तो तुम्हें करने पड़ेंगे। हैप्पी मॉर्निंग इसलिए नहीं कही जा सकती कि आगे डेड एंड है। हैप्पी मॉर्निंग कहना बंद करो। इस तरीके की बात अब हमें करनी पड़ेगी कि अब लोगों को उनकी गुलामी की याद दिलाया जाए। हेलो, मास्क खरीदा नहीं खरीदा, और डार्लिंग, ये सब चीजें मास्क के लिए अब देखो कैसे कैसे तमाशे चल रहे हैं। हम ये मजाक में ले लेते हैं। कुत्ता बन के कैसा लगता है, वैसे ही लगता है मास्क लगा के। जो लड़कियां ऐसे सेल्फी खींचती थी, अब वो कैसे खींचेंगी? मास्क के ऊपर ऐसे बना हुआ, मास्क के ऊपर ऐसे बना हुआ। अरे मास्क लगाते हो ना, मास्क के ऊपर एक चीज लिखो, शेम आई एम इंडियन, ऐसे करके लिखो। इंडिया में हो तो शेम इंडियन लिखो। शेम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखो कि हमें शेम है कि हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें चल रहे हैं। शेम लिखो उन डॉक्टरों के लिए जिनके आप जाओ क्लिनिक में बात करने में, लिखो शेम ऑन माय डॉक्टर। उनको पता लगे कि तुम्हें शर्म भी आ रही है। लोग दुखी हैं। अब लोग कहेंगे कि आपकी इतनी बातें कह रहे हो, टीवी चैनल कोई कुछ नहीं कहता, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब बातें नहीं कहता कि कोरोना नहीं है। तो भाई 2005 राष्ट्रीय अधिनियम लागू है, जो 2005 का राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, आप पढ़ लो। 2005 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम वो मोदी जी ने पहले लेक्चर के साथ लागू कर दिया था, और उस लागू होने के बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर, कोई भी पत्रकार, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि सरकार जो कह रही वो गलत है। दिस इज लॉ। ये कारण है लोग बोलते नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं उनका बधुआ मजदूर नहीं हूं। तो तुम कहते हो कि कोई चमत्कार की उम्मीद, मैं कहता हूं कृष्ण आ गए, तुम्हें समझा रहे हैं। अरे अर्जुन बन गए हैं, तुम्हारे रथ को चला भी रहे हैं, तीर भी छोड़ रहे हैं यार, दोनों काम कर रहे हैं इस बार। लेकिन अब तुम कहो कि अब सेना के हर आदमी भी तुम बन जाओ और शस्त्र भी तुम बन जाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा। जो काम मेरा है वो तो मैं कर ही रहा हूं, थोड़ा काम तुम भी कर लो। लेकिन लोगों को लाइक करते, अभी इस समय 185 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं। 185 लाइकिंग अभी तक नहीं आई होगी, और लाइव डटे पड़े, बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे कमीने माय ब्रदर, लाइक करना तो सीख लो। कमीना कह कह के भी याद दिला रहा हूं, और कमीना भी प्रेमी को कहता हूं मैं। जिनसे प्रेम करता हूं उन्हीं को गालियां देता हूं, उसके अलावा किसी को नहीं देता। मोदी जी से मुझे बड़ा प्रेम है, कमरे में मिल जाए किसी दिन। तो बात ऐसी है कि तुम्हें याद दिला सकते हैं यार, करना तो हम सबको पड़ेगा। एक बड़ा पुराना शेर सुना था कि हम चाहते तो हैं कि उड़े तो सब साथ उड़ें, और हौसला यह है कि परवाज से घबराते हैं।
तो अगर उड़ना है तो हम दूसरे से ये कहें कि सब मिलके उड़ें, उससे पहले अपने पंख फड़फड़ाएं। आप सब एक वीडियो बनाएं, कोरोना के खिलाफ बनाएं, ये सब लिखें, थोड़ा फायदा होगा। आगे लगभग सारे आंसर मैं दे चुका हूं। क्वेश्चन बहुत सारे थे, वो पहले ही मैंने लपेट दिए। देखा, ये है मेरी खूबी। 2 लोग बचे थे जिनके नहीं लपेट पाए थे, उसके आंसर दे दिए। बाकी मिलते रहेंगे। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, नहीं करिए आपकी मर्जी। गुलाम रहना आपके पूर्ण अधिकार में। प्रणाम।